एनसीटी एग्जाम में इतना डिले क्यों आ रहा है रिजल्ट में? रिजल्ट आने में इतना टाइम क्यों लगता है? तो देखिए, जेई जैसे मैं एग्जांपल लेके बताऊं कि जेई का एग्जाम जो है वो जनवरी में होता है, फिर अप्रैल में भी होता है, और ओवरऑल रिजल्ट जो है वो अप्रैल में ही आ जाता है, टाइम नहीं लगता है। तो लेकिन यहाँ ऐसा क्यों है कि रिजल्ट आने में इतना टाइम लगता है एनसीटी के एग्जाम में? तो इस वीडियो का मेन टॉपिक ये है, रिजल्ट आने में टाइम क्यों लगता है एग्जाम के बारे में बताऊंगा। अगर आप नए हो तो हो सकता है कुछ बच्चे नए हो, 12th में आए हो तो उनको ना पता हो इनके बारे में। और काउंसलिंग होने वाला है, हर एक कॉलेज का अलग अलग काउंसलिंग होता है, उसके लिए पैसे भी देने पड़ते हैं। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस या एप्लीकेशन फीस बोल लीजिए उसे। आंसर की आने में कितना टाइम लगेगा, कब आएगा, ये डिटेल में इस वीडियो में पता चलेगा आपको। ठीक है, शुरुआत करते हैं अब। एनसीटी एग्जाम का ओवरव्यू आप लोगों को आई होप की पता होगा कि फुल फॉर्म क्या है, आपको पता ही है, ये सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है। एडमिशन मिलता है आईटेप कोर्स के लिए 2025 में देखें तो हमारा 29 अप्रैल को एग्जाम हुआ था, वहीं 2026 में देखें तो 17 और 18 अप्रैल को आपका एग्जाम हुआ है, यानी कि पहले ही हो गया है, लगभग 11 दिन के करीब। ठीक है, 11 से 12 दिन। अब देखो इतना डिले क्यों आ रहा है, उसके ऊपर हम एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि डिले क्यों आता है। देखिए 2025 की बात करें तो वो 29 अप्रैल को एग्जाम हुआ, 16 जून तक आपका ओवरऑल रिजल्ट अप्रॉक्स 48 डेज में गैप में आपका रिजल्ट आ गया। लेकिन गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है, 1.5 महीने बहुत ज्यादा होते हैं, 48 दिन बहुत ज्यादा होता है। तो इतना डिले क्यों होता है? देखिए रीजन है इसके पीछे कि कॉम्प्लेक्स आंसर की जो है बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, 7 सब्जेक्ट होते हैं, सातों को नॉर्मलाइज करना बहुत प्रॉब्लम है। मतलब आपके 7 सब्जेक्ट अलग होंगे, आपके बगल में जो बच्चा बैठा था उस साथी के अलग सब्जेक्ट होंगे। मेरिट लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और मतलब कि एक तरीके से इस पे मतलब कि नॉर्मलाइज करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीजें, इसीलिए यहाँ पे इतना टाइम लगता है। ठीक है, जेई में क्या है कि आपका जेई एग्जाम जो हो गया उसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यही तीन है, और इसी को नॉर्मलाइज करना होता है जो शिफ्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 7 सब्जेक्ट होते हैं, और 7 सब्जेक्ट भी फिक्स नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज बहुत सारे बच्चे अलग लेंगे। ठीक है, और डोमेन अलग होगा, सबका सेम थोड़ी होता है, अलग अलग होता है डोमेन। तो ये रीजन हो सकता है, हो सकता नहीं हो है। ठीक है, अब मैं आपको रीजन लिख के भी बता ही देता हूँ, अगर कह रहे हो तो देखो। रीजन बड़ा मेरा पेन बहुत ज्यादा, ठीक है, डोमेन रीजन है कि डोमेन बहुत बच्चों के अलग अलग है। ठीक है, किसी का पीसीएम है, लेकिन 8 सालों का अलग है, 8 सालों का अलग है, वहीं कॉमर्स वाले भी अलग होंगे उनका। ठीक है, और डोमेन हो गया रीजन, और भी रीजन है जैसे, आई होप कि विजिबल हो स्क्रीन। ठीक है, और भी रीजन है, जैसे आपका हो सकता है रीजन लैंग्वेज, लैंग्वेज अलग अलग है सबका। अभी भी मेरी आदत नहीं बनी है स्क्रीन पे लिखने की, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे रीजन। इतना डिटेल में नहीं जाते, और बस इतना जो जो मेन मेन पॉइंट था वो मैंने बता दिया कि आपका डोमेन बहुत सारे बच्चों का अलग है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 8 सालों का अलग होगा, और लैंग्वेज सभी बच्चों का अलग होगा, कॉम्प्लेक्स हो जाता है आंसर की निकालने में और नॉर्मलाइज करने में। तो पहले आंसर की निकालते हैं, तो आंसर की कब तक आएगा उसके बारे में जांच कर बता देते हैं, आंसर की का क्या किस तरीके से होगा। पहले आपका प्रोविजनल आंसर की आता है, प्रोविजनल आंसर की। ठीक है, जो कि 5 से 7 दिन डेज आफ्टर एग्जाम। ये नहीं, ये इतनी जल्दी नहीं आता है, टाइम लेते हैं थोड़ा। आ, और रिव्यू फेस आता है। एक्सपेक्ट आप चाहो तो चैलेंज वगैरह कर सकते हो कि आपको लगता है कि जो रिजल्ट उस जो आंसर की इन लोगों ने दिया है प्रोविजनल आंसर, वो गलत हो सकता है, आपको लगता है कि जो मैंने किया है वो सही है, आपके पास प्रूफ है, तो आप चैलेंज कर सकते हो। तो उसके लिए भी ये पैसे लेते हैं। एनटी बोलता है कि हर एक क्वेश्चन के लिए चैलेंज करने के लिए इतना पैसा दो मेरे को। वो पता नहीं 100 है या 200 है, वो पता नहीं, पर क्वेश्चन लेते हैं वो। उसके बाद रिजल्ट आ जाता है, फाइनल डिक्लेरेशन जो हो जाता है वो हो जाता है। ऑब्जेक्शन विंडो आता है, वहां पे आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो कि हाँ भैया मुझे है प्रॉब्लम कि जो आपने प्रोविजनल आंसर की निकाला है वो गलत है, मेरे पास प्रूफ है। तो आप चाहो तो चैलेंज कर सकते हो ऑब्जेक्शन विंडो में। फिर फाइनल आंसर की आता है उसके बाद। हाँ, ठीक है, ये सब उतना देख सकते हो। 2025 के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बता दिया था, जो कि 13 जून था या कौन सा, 13 या 14 तारीख को आपका रिजल्ट आया था आई थिंक। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं अब। ये तो हो गया आपका पूरा डिटेल में कि किस तरीके से क्या होता है। ठीक है, एग्जाम फीस की बात करें, जो 17 से 18 तारीख को आपका एग्जाम हुआ। फिर प्रोविजनल आंसर की जो कि एंड एंड अप्रैल में आ जाएगा, मतलब अभी लास्ट वीक जब आएगा तो उस वीक में आपका प्रोविजनल आंसर की आ जाएगा। उसके बाद फाइनल जो आंसर की बात करें तो फाइनल जो होगा वो उसमें आने में बहुत टाइम लग जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट रिजल्ट से 2-3 दिन पहले फाइनल आंसर की देते हैं ये। तो 10 से 13 तारीख लग रहा है। ठीक है, बाकी देखते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइज वगैरह करने में टाइम लग जाता है, आंसर की तो पहले ही निकाल देते हैं ये लोग, फिर नॉर्मलाइज करते हैं उसमें टाइम लग जाता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीजें हो जाती है। अभी रीजन बताया आप लोगों को कि डोमेन अलग है किसी के,
फिक्स सब्जेक्ट तो नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, मतलब इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इतना बड़ा गैप आप लोगों को दिखता है जेई के अकॉर्डिंग। और एनसीईटी में, जेई में बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि उसमें 3 ही सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है। अब 12 से लेकर 15 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये 2026 का बता रहा हूँ मैं। और मोस्ट प्रोबेबली इसी के बीच में रिजल्ट आएगा, मोस्ट प्रोबेबली। क्यों? क्योंकि देखो अभी सीयूटी का एग्जाम भी आएगा। ठीक है, तो बच्चे वहाँ पे भी लगेंगे, और एनटीए भी वहाँ पे लग जाता है, जो कि इसकी टीम है, जो भी एनटीए की टीम है। तो उसमें भी थोड़ा डिले देखने को मिल जाता है, बट देख सकते हो। ठीक है, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। अब एक और बात कर लेते हैं कि रिजल्ट डेट मैंने बता ही दिया। ठीक है, और वो आप देख लेना, इसी बीच होगा आपका रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली। अब देखो काउंसलिंग का ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। इस चैनल पे काउंसलिंग के लिए आपको हेल्प किया जाता है, किस तरीके से हेल्प किया जाता है? देखिए, आप अगर मेरे चैनल पे वीडियोस देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि मैंने अपडेट दे रखा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने अपना काउंसलिंग ओपन कर दिया है, तो आप जाके फॉर्म भर सकते हो। इस तरीके से मैं अपडेट देता रहता हूँ। ठीक है, लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाया था मैंने ऑन टाइम और समय निकलने से पहले। जैसे अभी अगर आप मेरे चैनल पे शुरू से फॉलो कर रहे हो तो एएमयू ने अपना फॉर्म निकाल दिया था, वो मैंने बता दिया था आप लोगों को, उसका लास्ट डेट भी निकल गया होगा मोस्ट प्रोबेबली। जेएमआई ने भी निकाल दिया था अपना फॉर्म काउंसलिंग का, वो भी भरने को बोला था मैंने। अभी जेएमआई का तो टाइम भी होगा मेरे ख्याल से, तो वो रिजल्ट के बाद भी अपना एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मैं अपडेट देता रहता हूँ ऑन टाइम, ताकि बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सके कॉलेज लेने में। आरआईज हो गए, या फिर आईआईटीज हो गए, या फिर एनआईटीज हो गए, इनके भी अपडेट मैं ऑल टाइम देता हूँ। और इसके तो प्लेलिस्ट तक बना रखे हैं मैंने, तो आप चाहो तो इसके देख सकते हो। आप प्लेलिस्ट में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब चीज़ पता चलेगा। काउंसलिंग पोर्टल्स जो हैं इन सभी के, वो मैं पूरा अपडेट दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो चैनल पे हो सके तो जुड़ जाना, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गए, या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी हो गए, या फिर आरआईज हो गए, या एनआईटीज हो गए, या आईआईटीज हो गए, ये सारे के सारे स्टार्ट कर देते हैं काउंसलिंग पोर्टल। उस पोर्टल पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फीस लगती है। कितनी फीस लगती है तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, जिस कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हो उस प्लेलिस्ट में देख लेना, उसमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैंने जरूर दे दिया होगा हर एक चीज के बारे में। एलिजिबिलिटी, फीस, फीस कितना लगता है उस कॉलेज का, ये सारी चीजें प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी हर एक कॉलेज का। ठीक है, बेसिकली आईआईटीज एनआईटीज का मैंने कवर कर रखा है, और आरआईज का भी कवर कर रखा है मैंने, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कवर कर रखा है। ये तीनों कवर कर रखे हैं मैंने आपके प्लेलिस्ट में, जो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। ये आपको हेल्प मिल जाएगी, जो कि अभी अगर आप किसी और पेपर का तैयारी नहीं कर रहे, जैसे अभी बहुत सारे बच्चे सीयूटी का कर रहे होंगे, तो आप अगर एनसीईटी से आईटेक ही करना चाहते हो तो प्लीज अपने कॉलेज को, जिस कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हो, इन वीडियो को जरूर देख लेना, आपकी हेल्प हो जाएगी। बहुत हेल्पफुल है वो वीडियो, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बनाया है पूरा, मेहनत लगी है उसमें, पूरा रिसर्च लगा है उस पे, तब जाके ये तीनों प्लेलिस्ट बना है चैनल पे। तो आप जाके देख सकते हो। काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया या स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, उस पर डिपेंड करता है। जैसे आईआईटीज एनआईटीज की बात करें तो वो तो 500 से 1500 के बीच में ही लेते हैं। और ये मैंने रेंज इसलिए लिखा है क्योंकि आपको भी पता है कि ये हर साल फीस जो है चेंज करेंगे, वो कैटेगरी वाइज भी होता है एक तो फीस, और इसलिए मैंने रेंज के अकॉर्डिंग लिख दिया है। एग्जैक्ट फीस अगर आपको देखनी है तो जिस भी कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हो उसका आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ जाएगी, या फिर उस कॉलेज का नाम लिख के एनसीईटी जोन टाइप कर देना, आ जाएगा, आपको टॉप नंबर पे मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। काउंसलिंग में क्या फीस वगैरह लगता है, बाकी देखो प्रोसेस क्या होता है काउंसलिंग का, अगर वो देखना चाहते हो तो देखो, ध्यान से समझो। देखो सबसे पहले है कि स्टेप बाय स्टेप जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो क्या है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा आपका पहले, उसके बाद चॉइस फिलिंग होगी। रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे ही चॉइस फिलिंग आपसे ले लिया जाता है कि आप क्या करना चाहते हो, बीएससी बीएड करना चाहते हो, किस कोर्स को आप पहले पहले लेना चाहते हो। बीएससी बीएड इन मैथ करना चाहते हो, मान लो मैथ को मेजर आप चूज करना चाहते हो, तो ये सब चॉइस फिलिंग का चीजें हैं। फिजिक्स पहले चुनना चाहते हो, या फिर फर्स्ट नंबर पे प्रेफरेंस आप फिजिक्स को देना चाहते हो, सेकंड मैथ, थर्ड केमिस्ट्री, ये मतलब ये आप पे डिपेंड करता है। चॉइस फिलिंग आप पे है कि आप पहले नंबर पे किसे रख रहे हो, दूसरे पे क्या, तीसरे पे है। आपको जिसमें भी आपको जिसका भी टीचर बनना है उसको आप मेजर रखोगे। ठीक है, वो होता है आपका। तो चॉइस अपने अकॉर्डिंग आपको फिल करना होता है। बीएससी बीएड का बता दिया, ऐसी बीए बीएड का है। बीए बीएड में आप फर्स्ट नंबर पे किसे रखना चाहते हो, हिस्ट्री में रखना चाहते हो या फिर ज्योग्राफी, जो भी है, और उसके अकॉर्डिंग ऐसे कॉमर्स का भी है। अब उसके बाद क्या होता है, काउंसलिंग की डेट जब एग्जिट मतलब रजिस्ट्रेशन फी का टाइम जो होता है, एप्लीकेशन फीस का टाइमिंग जैसे ही क्लोज हो जाता है, उसके बाद कुछ दिनों बाद वो सीट अलॉटमेंट निकालते हैं। जैसे फर्स्ट राउंड का लिस्ट आया, सेकंड राउंड का लिस्ट आया, थर्ड थर्ड राउंड का लिस्ट आया, और थर्ड फोर्थ लिस्ट तक अब बहुत सारे बच्चों का आ जाता है ना। अब इतने सारे लिस्ट क्यों आते हैं, इतने राउंड क्यों होते हैं, रीजन है उसके पीछे। रीजन बड़ा सिंपल सा है कि देखिए, अगर फर्स्ट फर्स्ट राउंड में आपका नाम आया, तो आप हो सकता है आपने एक जगह थोड़ी भरा होगा फॉर्म, कई सारी जगह फॉर्म भरा होगा। जैसे आप अगर बात करें, जैसे आप, सॉरी, जैसे आपने एनआईटी में भी भर दिया फॉर्म, और आपने सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी भर दिया, आईआईटी में भी भर दिया, तीनों जगह भर दिया। अब जिसका एनआईटी में भी सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आ गया, एनआईटी में आ गया और आईआईटी में आ गया,
तीनों जगह आ गया तो वो बच्चा तीनों जगह थोड़ी एडमिशन लेगा। आईआईटी में ऑब्वियसली आईआईटी में जाके ले लेगा एडमिशन। ठीक है, बाकी दो जगह तो उसका सीट बच जाएगा ना। तो वो दो सीट कैसे भरा जाएगा, वो राउंड के अकॉर्डिंग। जो सीट अलॉटमेंट में राउंड होगा ना, राउंड वन, वन राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। वन राउंड में जो बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर पाते सीट, वो सीट जो बच जाती है वो राउंड टू वाले बच्चों को मिल जाती है। राउंड टू में भी अगर आप सेलेक्ट सीट जो बच्चे नहीं ले पाते, मतलब सीट एक्सेप्ट नहीं करते, वो राउंड थ्री होता है। फिर राउंड थ्री में अगर सीट बच जाता है तो फिर फोर्थ होता है। मोस्ट प्रोबेबली तीन राउंड या फोर्थ राउंड तक जाता है, इससे ज्यादा नहीं जाता, बच्चे सेलेक्ट कर लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं करते। ठीक है, तो ये राउंड क्या होता है आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, ये मैंने बताया आईआईटी, एनआईटी, सीयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बच्चे ने फॉर्म भरा है, हर जगह थोड़ी वो एडमिशन लेगा। ठीक है, काउंसलिंग के लिए भर तो दिया है, अब एक ही जगह लेगा ना, आईआईटी में आ गया तो आईआईटी चला जाएगा वो थोड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या एनआईटी चूज करेगा। ठीक है, ये एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ आप लोगों को। फिर चौथा चीज, अगर आपने सीट एक्सेप्ट कर लिया तो आपको एक्सेप्टेंस फीस देनी पड़ती है, जो कि आईआईटी का बात करें तो वो 10,000 के करीब है। ठीक है, आईआईटी का मुझे पता है, भरा है इसलिए पता है। ठीक है, आगे सीट अलॉटमेंट की बात करें तो स्टेप स्टेप थ्री में आपको सीट एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा, जो भी जिस भी राउंड में आपका नाम आए। और स्टेप फोर में बात करें तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि आपने सीट एक्सेप्ट कर लिया, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मतलब वहाँ पे पेंडिंग में डाल दिया जाएगा, ऑनलाइन भी वेरीफाई कर लिया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया भी जाएगा कॉलेज में कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आप इस डेट को इस टाइम पे आ जाना, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज लगता है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो उससे उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है तो आपका जो है एडमिशन कंफर्म हो जाता है। फिर आपको जो है ईयर की फीस या सेमेस्टर की फीस जो भी है वो आपको ले लेंगे, आपको वहीं पेमेंट करना है ऑन टाइम। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन ही या फिर जो भी टाइम वो अलॉट करें उसके अकॉर्डिंग पैसे दीजिए, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस कॉलेज जाइए, सेमेस्टर स्टार्ट आपका। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या है वो देख लो। देखिए, एनसीटी का ऑफिशियल स्कोर कार्ड जो आएगा वो नॉर्मलाइज वाला आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, वो वाला चाहिए। ठीक है, हो सकता है फिर से परसेंटाइल वाला निकाले। ठीक है, बट नॉर्मलाइज या ऑफिशियल जो भी लास्ट में, लास्ट वाला मतलब अपडेटेड वाला जो स्कोर कार्ड है वो वाला वो लगेगा। 10th 12th की मार्कशीट लगेगी, वैलिड आईडी प्रूफ लग सकता है, लगेगा, लग सकता नहीं, लगेगा। आधार कार्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया, या रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोज या जो आपने एप्लीकेशन भरते समय दिया था वही वही लगा देना, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो लगा देना, वो आपका होना चाहिए। और इसका भी डेट होता है। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट भी का भी डेट होना चाहिए कि इस डेट का ही बना होना चाहिए। इसके बारे में आप कैसे पता लगोगे, वही कि आप जिस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस कॉलेज को जाके पूरा वीडियो देख लो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो, उसमें ये चीज मेंशन है। ठीक है, कि किस डेट का होना चाहिए। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फिर वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम आएगी। फिर भी वो आप लोगों को थोड़ा बहुत टाइम दे देते हैं, ऐसा नहीं है नहीं देते। वो आपको एफिडेविट वगैरह बनाने को बोलेंगे, वो बना के दे देना, चल जाएगा। लेकिन कैटेगरी सर्टिफिकेट वाली चीजें जो हैं, डेट इसी डेट का होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तभी आपका बेनिफिट मिल पाएगा कैटेगरी का। ठीक है, तो प्लीज अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, मतलब जून में आपका रिजल्ट आएगा, उससे पहले आप ये बना लेना। रिजल्ट के बाद की चीजें हैं ये सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी कर लेना। रिजल्ट की बात की चीजें हैं, कैरेक्टर या ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी मांग लेते हैं, कोई कोई कॉलेज मांगता है, कोई कोई नहीं मांगता, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेज मांगते हैं। ठीक है, तो ये आपको स्कूल से मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। जहाँ से अभी आपने 12th किया है वहाँ जाके आप कैरेक्टर या ट्रांसफर सर्टिफिकेट जाके मांग लेना। ये दो ये दोनों चीजें आपको स्कूल से ही मिलेगा। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या है कि फिल मैक्सिमम चॉइस। अगर आप ज्यादा चॉइस वहां देते हो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, एक बच्चे ने एनआईटी में दिया, आईआईटी में दिया और सीयू में भी दिया, उसका आईआईटी में नाम आ गया तो आईआईटी में वो चला गया, बाकी दो जगह छोड़ दिया, कोई बात नहीं। 200 जो भी पैसे जो खर्च हुए वो रजिस्ट्रेशन का खर्च हुआ, बाकी आईआईटीज में तो उसे नाम आ गया ना, इंक्रीज तो हो गया उसका चांस कि कहीं ना कहीं उसका नाम आएगा। ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमम चॉइस आप रखना, एक कॉलेज को ही टारगेट मत करना। कुछ भी हो सकता है कि नॉर्मलाइज स्कोर हुआ और आपके मार्क्स कट गए या बढ़ गए, कुछ भी हो सकता है, बढ़ गए तो फायदा ही होगा, लेकिन नॉर्मलाइज स्कोर में घटते भी हैं नंबर, ऐसा नहीं है नहीं घटता। नेवर मिस, काउंसलिंग की डेडलाइन कभी मिस मत करना, इसके लिए आप चैनल से जुड़ जाना, मैं इसका पूरा ऑन टाइम डिटेल दूंगा आप लोगों को, प्लीज जुड़ जाना। और स्कैन डॉक्यूमेंट रेडी रखना पीडीएफ फॉर्मेट में, क्योंकि वो अपलोड करना पड़ता है काउंसलिंग के टाइम पे, और जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो उस समय पे, तो ये पूरा प्रॉपर अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखना। ठीक है, और 10 मिनट आपको मिस नहीं करना। फर्स्ट राउंड में अगर आपका नाम आ गया तो प्लीज सेलेक्ट कर लेना जो भी है, आपके अकॉर्डिंग। उसके बाद चूज अपग्रेड का ऑप्शन होता है कि हाँ, अगर आपने जो प्रेफरेंस बनाया ना, अभी मैं अपग्रेड का भी ऑप्शन समझा देता हूँ आप लोगों को, बहुत सारे बच्चे नए होंगे उनको नहीं पता, तो मैं पेन ले लेता हूँ, अपग्रेड का ऑप्शन बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। जो ये अपग्रेड का ऑप्शन है, यूपी लिखा है, ये वाला ऑप्शन जो, सॉरी सॉरी, ये वाला ऑप्शन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझिए कि आपने पहला नंबर पे चूज किया, मुझे फिजिक्स चाहिए। ठीक है, और दूसरे नंबर पे कैम रख लिया आपने, केमिस्ट्री रख लिया, और तीसरे नंबर पे आपने मैथ्स रख लिया।
जो आप प्रेफरेंस बना रहे थे ना, याद है मैंने बोला था चॉइस फिलिंग करना है उस समय। तो आपको जो है थर्ड नंबर वाला मिला, मान लो। मान लो कि आपको मैथ मिल गया, लेकिन आपको चाहिए फिजिक्स, मतलब फिजिक्स चाहिए आप लोगों को। तो आप क्या करोगे, अपग्रेड करोगे कि मुझे सेकंड या फर्स्ट नंबर पे मिल जाए। तो अपग्रेड का ऑप्शन होता है वहां पे, बस अपग्रेड वाला बटन दबा देना, आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा अगले राउंड में। उस राउंड में नहीं, अगले राउंड में, अगर सीट बची होगी तो। अगर सीट बचता है तो आपको अपग्रेड करके वो वाली सीट दे दी जाती है। यानी कि अपग्रेड का ऑप्शन ये आप लोग समझ गए, अपग्रेड का फायदा आप लोग समझ गए कि आपको मैथ मिल गया बट आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स आपने पहले रखा है तो वो चाहिए मुझे। तो ठीक है, अपग्रेड कर देते हैं, मिल जाए तो अच्छी बात है। और नहीं मिला तो आप दूसरे कॉलेज में तो भरे ही होगे, किसी ना किसी कॉलेज में। ठीक है, बाकी आप पे डिपेंड करता है आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। तो अपग्रेड का ऑप्शन भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो चैनल से जुड़ जाना हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आपको ऑन टाइम नोटिफिकेशन मिल पाए, आपसे कोई चीज़ मिस ना हो। और डिटेल काउंसलिंग गाइड मिलती है इस चैनल पे, लास्ट ईयर भी मिली है बहुत सारे बच्चों को। और कट ऑफ वगैरह सब चीज़ यहाँ पे बताया जाता है। और लास्ट ईयर भी हर एक कॉलेज का मैंने कट ऑफ दिखाया था, बताया था, और प्रूफ भी दिखाया था, डॉक्यूमेंट जितने भी ऑफिशियली डेटा है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग प्रूफ दिखाया था। स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी होती है तो मैं लाइव आता हूँ। पिछले 1 साल से लाइव नहीं आया, मतलब लास्ट ईयर लाइव आया था जहाँ तक मुझे याद है। और उस हर लाइव में मैं बच्चों के क्वेश्चंस लेता हूँ, उन्हें सॉल्व करता हूँ। और आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, तो आप चाहो तो इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो, वहां पे भी मैं रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, लाइव आके तो देता हूँ, बाकी कमेंट में भी देता ही देता हूँ। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। चैनल पे हो सके तो जुड़ जाना, ये काफी सारी प्लेलिस्ट का ऑप्शन है वहाँ पे, प्लेलिस्ट में जाके आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो, जो आपको हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ये कब इसका फायदा आपको मिलेगा, जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो मैं वहां पे अपडेट देता रहता हूँ ऑन टाइम। ठीक है, ताकि बच्चे मिस ना कर दें। ठीक है, ऑलराइट। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आई होप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया हो। नहीं गया तो जो आप सीयूटी का तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से करो उसका। ठीक है, बैकअप के लिए एक तरीके से। और मेहनत करो भाई, जरूर करो मेहनत।